अपना चार्ज संभालो, थोड़े से टेस्टों पर आप थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि ये पार्ट मेरे को आपका थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। मतलब यही पार्ट एक मिसिंग है बस केवल, कि टेस्ट वाला पार्ट। बाकी आप पढ़ अच्छा रहे हो, डाउट भी अच्छे पूछ रहे हो, कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो। चलो जी नेक्स्ट थिंग देखो। नेक्स्ट थिंग हमारे पास में आती है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो बेटे फ्रिक्शन क्या है? तो देखो फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कैसा है? अपोजिंग फोर्स है, अपोज करने वाला फोर्स है। मतलब एक ऐसा फोर्स जो दो तरीके के मोशंस को रेस्ट्रिक्ट करता है। बेटे इसके ऊपर पैर मत मारो, ये पूरा खराब हो जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स है। अब हमारे पास में ऐसा होता है, देखो हमारे पास जो दो बॉडीज होती हैं, अगर ये कांटेक्ट में है, तो इन बॉडीज के ऊपर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप देखोगे तो एक तरीके की इंटरलॉकिंग हुई है, क्योंकि सरफेसेस स्मूथ नहीं होती हैं। एक थोड़े एग्जांपल समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, टीचर पूछते हैं, इसके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहते हैं अगर आप किसी चीज को ओवर पॉलिश कर दोगे, ओवर पॉलिश करने से क्या फ्रिक्शन आपके पास में बढ़ता है या कम होता है? तो आप कहोगे पॉलिश करने से फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन आपने क्या कहा, उसको ओवर पॉलिश कर दिया तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अगर आप गिलास को लो और एक और गिलास की शीट को आपस में ऐसे करके रब कर दो, तो ये आपस में चिपक जाएंगे गिलास। आप गिलास पे गिलास की शीट को लो और ऐसे करके रब कर दो, उनकी एयर निकाल दो बीच में। जो तुम्हें अपने फोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ देखते हो, स्क्रीन गार्ड लगता है, सोच के देखो, वो जो स्क्रीन गार्ड होता है वो एक तरीके के शीशे के जैसा होता है। एक बहुत ही पतली सी शीशे की एक लेयर है, उसके बाद प्लास्टिक की लेयर है और फिर एक शीशे की लेयर है। और जब वो उसको चिपकाते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्या कोई गम लगाते हैं? वो कोई गम नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, आपके शीशे को साफ कर देते हैं। उन्होंने क्या करा, आपके मोबाइल के शीशे को साफ कर दिया। मोबाइल के शीशे को साफ करा, उसके ऊपर एक और ग्लास रखा और उसको ऐसे करके प्रेस करा कि उसकी एयर बाहर निकल जाए। तो जैसे उसकी एयर बाहर निकलती है, अब जो इंटरलॉकिंग होगी ना, वो एटॉमिक लेवल पर होगी। एटम एटम के साथ इंटरलॉक्ड हो जाएंगे और अब वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वो तो स्ट्रांग ऐसे आसानी से नहीं निकलेगा, जेब में डालोगे नहीं निकलेगा, फिर आपको उसे उखाड़ना पड़ता है, ऐसे करके हटाना पड़ता है। तो जब वो हटता है तो वो टूट टूट के हटता है, क्योंकि आप फोर्सफुली एटम्स को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी तो कर रहे हो आप, तो एटम्स के लेवल की बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये क्या, ओवर पॉलिशिंग, ओवर पॉलिशिंग से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्चुअल पता होने चाहिए, थ्योरी के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, इसके सारे डेरिवेशंस पता होने चाहिए, सारे न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या होता है, आपके पास में इंटरलॉकिंग हो जाती है। इन इंटरलॉकिंग की वजह से, मतलब फ्रिक्शन की वजह से, ये जो इंटरलॉकिंग हुई है दो चीजों के बीच में, अब क्या होगा, जो मोशन है इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब इस मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो होता क्या है कि इसका वेट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, आपका mg, और इस पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगता है r। तो रिएक्शन फोर्स r किसके इक्वल होता है, आपका mg के इक्वल होता है। अब आप क्या करते हो, सेम चीज को आप धीरे धीरे करके थोड़ा सा ना इंक्लाइंड करना शुरू कर देते हो। बात चीज निकल के आती है, जो कि टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक को आप कहते हो एंगल ऑफ रिपोज बोलते हो, यह इसका एक और नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करते हो कि अब आप इसको ना धीरे धीरे करके टिल्ट करना शुरू करते हो। तो देखो जब आपने इसको टिल्ट करना शुरू करा, मतलब इस तरीके से आपने क्या करा, इसको टिल्ट किया, इस तरीके से आपने इसको टिल्ट कर दिया। तो टिल्ट करने से क्या होगा, इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा mg लगेगा। रिएक्शन फोर्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ मास को क्रॉस करके निकलती है। मतलब जो रिएक्शन फोर्स होती है ये हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर ऑफ मास से निकलती है। ये क्या आपके इसमें रिएक्शन आ रहे हैं, ये आप ऊपर से देखें। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनना, ये कितना आपके पास, ये एंगल आपके पास में थीटा, और ये एक आपके पास में इसके साथ में एंगल है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा। अब mg का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना होगा आपका mg cos थीटा होगा। mg cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, आपका रिएक्शन r से। और mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा mg sin थीटा होगा। अब इस mg sin थीटा फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अगर हमारा म्यू आर छोटा होगा,
एम जी साइन थीटा से, तो बॉडी विल स्लाइड, बॉडी क्या करेगी आपके पास में स्लाइड करने लगेगी। तो बॉडी हमारे पास में देखो, दोबारा समझाता हूं आपको, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। हम लोगों ने क्या करा, आपके पास में हमने एक ब्लॉक को रखा, थीटा एंगल पर ये था, देखो सबसे पहले इस तरीके का ब्लॉक था, सपोर्ट पर था, अब आपने क्या करा, इसको टिल्ट कर दिया। तो जब आप इसको टिल्ट करोगे तो जितना एंगल ये यहाँ से टिल्ट होगा, नॉर्मल जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी वहां से उतना ही टिल्ट हो जाएगी, मतलब ये रिएक्शन यहाँ से उतना ही टिल्ट हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ऐसे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि जैसे कि एक प्लेन है और ये आपके पास में नॉर्मल है। अब सजान समझना, अगर मैं इस प्लेन को इंक्लाइन करूंगा तो मेरा नॉर्मल भी अपने आप मूव कर रहा है ना, तो मतलब अब इसको सीधा लेकर आऊंगा तो नॉर्मल भी बिल्कुल सीधा हो गया। मतलब ये कि अगर मैं इसको वापस ग्राउंड पे लाऊंगा तो रिएक्शन वापस यहाँ पर आ जाएगी, और अगर मैं इसको इंक्लाइन करता चले जाऊंगा तो रिएक्शन आपके यहाँ से पीछे की तरफ बैंट होती चली जाएगी। तो मेरे पास जो एंगल यहाँ पर थीटा होगा बच्चे, वही एंगल यहाँ पर भी थीटा होगा, और ये थीटा कैसे एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा और mg का एक कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा होगा। ये जो mg sin थीटा है इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या होता है म्यू टू कैपिटल आर होता है। तो हमारे पास में ये जो म्यू आर अगर mg sin थीटा के इक्वल है तो बॉडी अबाउट टू स्लाइड होगी, बॉडी ये स्लाइड करने वाली है। और ये हमारा म्यू आर अगर mg sin थीटा से छोटा है तो बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करना शुरू कर देगी, क्योंकि वेट ज्यादा है, बॉडी को नीचे लेके चले जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देखो ध्यान समझना। हमारे पास में व्हेन बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, तो उस समय जो थीटा एंगल होता है आप उसको फाई कहते हो, फाई कहलाता है आपके पास एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, या आप इसको बोलते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे पास में क्या है, म्यू इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना आपका mg साइन थीटा, मतलब mg साइन फाई बन गया, म्यू ऐसे लिखा रहा, आर कितना बन गया mg कॉस फाई बन गया, इज इक्वल टू कितना आपका mg साइन फाई, mg से mg कट गया तो म्यू इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास में tan फाई बन गया। बस ये आपका फाइनल आंसर है। देखो बात आती है निकल कर कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी while moving up on a plane। तो अगर आप एक प्लेन के ऊपर ऐसे जा रहे होंगे तो आपका वेट लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन में, कितना होगा आपके पास में mg, ये रिएक्शन आपके पास आर होगी, ये एंगल कितना होगा आपके पास में थीटा होगा, और ये एंगल भी कितना होगा आपके पास में थीटा होगा। अब आपको ये बात पता है कि नॉर्मल डायरेक्शन में कितना होगा mg sin थीटा। अब आप ऊपर जा रहे हो, तो जब आप ऊपर जाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, शाबाश, आपका ये मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब आपके पास में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा आपका पीछे जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, और प्लस में कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू इनटू आर। तो ये फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, इज इक्वल टू कितना होगा आपका, ये होगा mg sin थीटा, और प्लस में कितना होगा आपके पास में म्यू, और आर कितना होगा आपके पास में mg cos थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपके पास, आपने mg कॉमन निकाला, sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और अपॉन में कितना आपके पास m, और m से m कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपका g sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। हाँ है ना, बताओ समझ में आ गया। अच्छा देखो इन द सेम वे while moving down, तो देखो सब कुछ सेम है, ये mg है, ये रिएक्शन आ रहा है, ये एंगल थीटा है, mg cos थीटा, और ये आपके पास में mg sin थीटा। mg sin थीटा इधर है और फ्रिक्शन फोर्स इधर है, वो कितना आपके पास में म्यू इनटू आर है। तो अब आपके पास में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg sin थीटा
माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा। फोर्स होते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, आपने एम जी कॉमन निकाला, ये बन गया आपका साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू कितना होगा जी, ये बनेगा आपका साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बॉक्स के अंदर बंद कर तो एक्सीलरेशन निकल कर आ गया। मुश्किल है, सिंपल है, लॉजिक समझ में आया, नोट कर लो और अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, जहां पर दोगे मैं आपकी हेल्प करूंगा। आज हमने ये टॉपिक डिसाइड किए थे, हो गए हमारे। इनके डाउट्स बताऊंगा आपको और जो भी इनके एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स है सब सिखाऊंगा आपको। करो आप विधि, मेरे कहने से तुम मेरे को ना सिर्फ 2 चीजें मेरे को तैयार करके दे दो। और क्लास 12 में आप लोगों से भी बात कह रहा हूँ कि आप मेरे को ना, मेरे कहने से सिर्फ आप मेरे को 2 चीजें तैयार करके दे दो। आपकी एक कॉपी हो और उस कॉपी के अंदर चैप्टर के डेफिनेशन, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स होनी चाहिए। आपको, आप किसी अपने स्कूल का पेपर लेकर आ जाओ, मेरे साथ पूरा पेपर डिस्कस कर लो। मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा पेपर का जो 80% पेपर है वो डेफिनेशन से, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से ही बना होता है। और 20% जो पेपर है और उसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस है, वो थ्योरी से बने होते हैं। तो डेफिनेशन से, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स 80% ऑफ द पेपर कवर करते हैं। तो डेफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स की कॉपी बनाओ, अच्छी कॉपी बनाओ। उनके अंदर जो आपके डाउट्स है आप सारे पूछो और फिर उनके ना टेस्ट देने शुरू करो, सुनाना शुरू करो, रिकॉल करना शुरू करो। ऐसा ना हो कि आपको ढूंढने पड़े कि डेफिनेशंस कहाँ है, डेरिवेशंस कहाँ है, न्यूमेरिकल्स कहाँ है, ऐसा ना हो।